मित्रों, आज का टॉपिक हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि किसी भी प्रॉपर्टी को हम कैसे खरीदें जिसमें कि किसी भी तरह की डिस्प्यूट की संभावना न हो। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनके पास सेल डीड तो होता है, लेकिन पता चलता है बाद में कि ये सेल डीड बाद में बना है, ये प्रॉपर्टी पहले ऑलरेडी मॉर्गेज्ड है किसी बैंक के फेवर में। कोई सज्जन आते हैं जिनके पास वो सेल डीड होता है, ट्रांसफ़र डीड होता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी पहले किसी व्यक्ति को बेच दिया हुआ होता है। उनको विशेष ज्ञान नहीं होता है और वे झांसे में आ जाते हैं और उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। तो आइए हम पहले देखें कि किन किन बिंदुओं पर गौर करने की ज़रूरत है जिससे कि हम इस तरह की ठगी से बच सकें, इस तरह की धोखाधड़ी से बच सकें। तो सबसे पहले गौर से देखिएगा कि सबसे पहले हम जिन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं उसमें पहला हम ये देखते हैं कि जिस व्यक्ति से हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, अगर उनकी खरीदी हुई ज़मीन है, उनकी परचेज प्रॉपर्टी है, तो पहले हम उनका सेल डीड देखेंगे। पहले हम उनसे अग्रीमेंट करने के पहले हम उनका सेल डीड देखेंगे कि उनके पास वो सेल डीड है कि नहीं। अगर ओरिजिनल सेल डीड उनके पास नहीं है तो ये संभावना हो सकती है कि वो प्रॉपर्टी कहीं किसी बैंक में मॉर्गेज हो, वो डीड कहीं किसी बैंक में मॉर्गेज हो, इक्विटेबल मॉर्गेज हो। तो ऐसी स्थिति में हम धोखे में आ सकते हैं, धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। तो हमको पहले जो बेचने वाले हैं, जो वेंडर हैं, जो सेलर हैं, उनको हमको ये कहना होगा कि आप मुझे सबसे पहले ओरिजिनल डीड दिखाएं। कभी कभी आनाकानी कर सकते हैं, कभी कोई लोग ईगो में भी आनाकानी करते हैं, कभी वास्तव में वो प्रॉपर्टी कहीं मॉर्गेज्ड होता है। तो पहली शर्त है कि अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और वो प्रॉपर्टी परचेज डीड से आया हुआ है तो आप उस ओरिजिनल डीड को ज़रूर देखें। दूसरी बात, ओरिजिनल डीड देखने के बाद भी आप चैन से न रहें, आप रजिस्ट्री ऑफिस में देखें कि वो डीड रजिस्टर्ड है कि नहीं। कभी कभी बहुत सारा फेक डीड होता है। हम लोगों को भी बहुत अपने जीवन में अनुभव है कि बहुत ऐसा फेक डीड हम लोगों को मिला जो कि देखने के बाद पता चलता है जेन्युइन डीड उसके सामने फीका पड़ जाता है। वही सिग्नेचर, बिल्कुल उसी तरह का प्रिंटिंग। आजकल मैकेनिकल डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, काफ़ी यांत्रिक तरक्की हुई है। अब उसके कारण है कि किसी चीज़ का डुप्लीकेट बना देना बहुत आसान काम है। उस पर आपका फ़ोटो भी बिल्कुल उसी तरह से होता है, वेंडर का, सेलर का, रजिस्ट्रार का सिग्नेचर वगैरह सब कुछ हूबहू आपको मिलेगा। आपको देखने से एक अपीयरेंस में आपको लगेगा कि ये ओरिजिनल है, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस में जब उसका वेरिफिकेशन करने जाइएगा तो कभी कभी मालूम होगा कि ये उसमें से कोई एक प्रॉपर्टी फेक भी है। तो दूसरी बात यह है कि हम रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर उसका तहकीकात करेंगे, उसकी छानबीन करेंगे कि वो प्रॉपर्टी वहाँ रजिस्टर्ड है कि नहीं। उसके बाद हम ये देखते हैं, हम म्यूटेशन देखते हैं कि उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हुआ है कि नहीं। फिर हम सर्किल ऑफिस में जाते हैं, सर्किल ऑफिस में ये पता लगाते हैं कि हाँ वो प्रॉपर्टी म्यूटेशन हुआ है इनके नाम पे। म्यूटेशन किसी भी प्रॉपर्टी का टाइटल का सर्टिफिकेट नहीं होता। रजिस्ट्री भी कभी गारंटी नहीं देता है टाइटल का। हाँ, रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये नियम है कि जो प्रॉपर्टी आप सेल करेंगे, आप परचेज करेंगे, तो वो रजिस्टर्ड डीड के थ्रू होना चाहिए। 100 रुपये का ऊपर का जो भी डॉक्यूमेंट हो। तो रजिस्ट्रेशन एक शर्त है। वो जो सर्टिफिकेट देते हैं रजिस्ट्रार, वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी यहाँ रजिस्टर्ड हुआ है, ये डीड यहाँ रजिस्टर्ड हुआ है। ये टाइटल का सर्टिफिकेट नहीं देता है। अब ये टाइटल आपको देखना होगा कि आपने जो संपत्ति किसी से खरीदी है वो किसी वैलिड ओनर से लिया है कि नहीं, वो असली मालिक उस संपत्ति के थे कि नहीं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि उसको 13 साल या 30 साल का सर्च देखते हैं। 13 साल या 30 साल पीछे जाते हैं, उसका चेन देखते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति, किसी ने अगर 2020 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो जनरली हम लोग
30 साल पीछे तक जाकर देखना चाहिए। 20 की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है तो 1990 तक हमको जाकर यह देखना चाहिए कि यह प्रॉपर्टी इनकी खरीदी हुई है कि नहीं, इनका चेन क्लियर है कि नहीं। उसके पीछे जाने के बाद हमको ये पता चलता है कि 2020 में हमने जिनसे प्रॉपर्टी खरीदी, ये उनका परचेज प्रॉपर्टी नहीं था, ये उनका खतियानी प्रॉपर्टी था। मतलब खतियान में उनके पूर्वजों के नाम से वो प्रॉपर्टी थी। आप पटना के क्षेत्रों में अगर देखेंगे, बिहार की राजधानी के क्षेत्रों में देखेंगे, तो वो पुराना जो खतियान है 1908 और 1911 10-11 में जो प्रिपेयर हुआ, आज भी वही खतियान यहाँ चलता है। उस खतियान में ये आपको मिलेगा कि उस समय 1908-1910 में इनके कौन से पूर्वज इसके मालिक थे। अब 100 साल पीछे जाकर आपको उसका चेन देखना होगा कि ये प्रॉपर्टी उस समय कैसे कैसे किनके पास ये डिवॉल्व होते हुए आया। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम जेनियोलॉजी लेते हैं, एक वंशावली लेते हैं। और वंशावली में भी आजकल ये चलन है कि लोग क्या करते हैं, एफिडेविट बनाकर दे देते हैं कि हाँ हमारा ये पूर्वज ऐसे ऐसे थे। आप एफिडेविट ले लीजिए, लेकिन सिर्फ एफिडेविट पर ही विश्वास करके आगे बढ़ना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है। इसमें थोड़ा और तहकीकात करने की ज़रूरत है। बीच में ये भी देख लें कि जिन इनके जो पूर्वज हैं उनके बीच में कहाँ कहाँ पार्टीशन हुआ, और जो पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद म्यूटेशन किनका हुआ। ये सब चेन ऑफ डॉक्यूमेंट है, चेन ऑफ टाइटल है। इन सबको देखने के बाद ये पता चलेगा, ये स्पष्ट होगा कि ये वास्तव में ये प्रॉपर्टी इनके पास सही तरीके से आया है कि नहीं। जो लीगल क्लेमेंट है वो कहीं बीच में तो छूट नहीं गए हैं। हम अपने स्तर से हर संभव कोशिश ही करते हैं, क्योंकि जहां लैंड रिकॉर्ड्स बहुत पुअर है वहां प्रॉपर्टी सर्च जो है वो बिल्कुल तलवार के धार पर चलने के समान है। कहीं कोई चूक हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। हम पहले वो देख लें कि रजिस्टर्ड डीड अगर उनके पास है, अगर वो खरीदारी की हुई संपत्ति है, खरीदी हुई संपत्ति है, तो वो हम उसका ओरिजिनल डीड देखेंगे, उसका म्यूटेशन का पेपर देखेंगे। इससे पता चलेगा कि चलिए यहाँ तक तो थोड़ा चेन क्लियर लग रहा है। हम थोड़ा पीछे जाएंगे। 30 इयर्स सेफर इसलिए माना जाता है कि अगर कोई 13 साल और 30 साल का यह देखा जाता है। हमारे यहाँ एडवर्स पोजीशन 12 साल का होता है कि 12 साल तक किसी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के हाथ में चली गई, किसी दूसरे के पोजीशन में चला गया, तो उनका एडवर्स पोजीशन का राइट हो सकता है। वैसी स्थिति में हम ये देख लें कि जिनका टाइटल है, जो वैलिड ओनर है, वो उस प्रॉपर्टी पर उनका कब्जा रहा है या नहीं। अगर उनका कब्जा हम जब खरीदे हैं उसके पहले से चला आ रहा है लंबे समय से, तो वो उसके वैलिड ओनर हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने के बाद हम ये देखेंगे कि आगे अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का केस होगा, अगर वो खतियानी प्रॉपर्टी होगा, अगर उनके पूर्वजों की संपत्ति है, तो बीच के सारे चेन डीड्स को हम देखेंगे। उसमें बीच में जो आपस में पार्टीशन हुआ, जो मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन है, जो फैमिली अरेंजमेंट है, कई बार ये देखने को मिलता है कि आपस में ओरल पार्टीशन हुआ। ओरल पार्टीशन के बाद कोई मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन नहीं है, कोई बीच का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे कि टाइटल इस्टेब्लिश हो सके, ये पार्टीशन इस्टेब्लिश हो सके कि जो व्यक्ति उस संपत्ति को बेच रहे हैं वही वैलिड ओनर है। तो इन सारे कागजातों को इकट्ठा करने के बाद अपना मन बनाना होता है। अगर उसके बावजूद भी आपको संतोष ना मिले, संतुष्टि ना मिले, तो आप ऐसी प्रॉपर्टी को ना खरीदें। तीसरी बात हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम रजिस्ट्री ऑफिस में पता लगाने जाते हैं तो कई बार पीछे का ट्रांजैक्शन हमको पता नहीं चल पाता है। जो वास्तविक स्थिति है, खास करके बिहार में आप देखेंगे कि किसी भी प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं, बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक एक लीगल सर्च करवाता है अपने इम्पैनल्ड एडवोकेट से। जो उनके एडवोकेट हैं उनसे वो सर्च करवाते हैं, और एडवोकेट क्या करते हैं, भाई रजिस्ट्री ऑफिस
में एक आवेदन देते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी पर नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट हमको दिया जाए या इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट दिया जाए। अगर कोई चार्जेज है, अगर इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया गया है तो आप हमको ये स्पष्ट बताएं कि भाई कि इस पर कौन कौन से चार्जेज हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश में, जब कभी भी इस तरह का आवेदन दिया जाता है तो अधिकांश जगह बिल्कुल आपके आवेदन को ही कॉपी करके और भार मुक्त करके दे दिया जाता है। कई बार तो हम लोगों ने ये देखा कि वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड मॉर्गेज है, वो प्रॉपर्टी कितने लोगों को बेचा गया, बीच में उसका अंश कितने लोगों को बेचा गया, उसका पार्ट बेचा गया, उसके बावजूद भी अब भार मुक्त आता है, नॉन इनकम्बर्ड आता है। और वो बहुत खतरनाक है, खास करके जो लीगल सर्च में इन्वॉल्व जो एडवोकेट हैं उनके लिए भी बड़ी परेशानी का सबब है। तो सरकार में बैठे लोगों से भी हमारा ये गुजारिश है कि कम से कम नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जो इशू करने की व्यवस्था है उसमें परिवर्तन लाएं, और जो भी बैंक या जो भी एडवोकेट आपके पास अप्लाई करते हैं नॉन इनकम्बरेंस देने के लिए या इनकम्बरेंस देने के लिए, वो अच्छे से तहकीकात करके, छानबीन करके, वेरीफाई करके और तभी जाके दें। क्योंकि अभी इंडिया में जितना भी सिविल केसेज हैं उसमें ऑलमोस्ट 66% जो केसेस भूमि विवाद के मामले हैं। अगर रजिस्ट्री ऑफिस अपना धर्म नहीं निभाता, अगर वो ढंग से छानबीन करके, ढंग से वेरिफिकेशन करके वो नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट नहीं देता, तो ये भूमि विवाद के मामले में और वृद्धि ही होगी। तो इसलिए हमारी गुजारिश सरकार में बैठे लोगों से भी है कि भाई उन चीज़ों पे ध्यान दें। निबंधन विभाग के लोग थोड़ा उस पर ध्यान देंगे तो ऐसे मामलों में, भूमि विवाद के मामले में भी कमी आएगी और लोग धोखाधड़ी से बच सकेंगे। दूसरा, एक अन्य बिंदु पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो कोई भी प्रॉपर्टी हम परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद जब हम किसी लोन लेने के लिए किसी बैंक में जाते हैं और बैंक को मॉर्गेज करते हैं, तो बैंक क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को सरसई में रजिस्ट्रेशन करता है। सरसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का ये उपक्रम है और उसने इसकी स्थापना की इसलिए कि कुछ लोग एक ही डीड को, एक ही प्रॉपर्टी को अलग अलग बैंक्स में, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में मॉर्गेज कर देते थे। तो इस धोखाधड़ी से बचने के लिए भारत सरकार ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिस प्लेटफॉर्म में मॉर्गेज प्रॉपर्टी का, इक्विटेबल मॉर्गेज जो होता था, उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ, उस पर उसकी एंट्री होनी शुरू हो गई। उसकी एंट्री हो जाने से कि बाद में जो कोई भी बैंक उसको मॉर्गेज करने जाएगा या जो कोई भी व्यक्ति भी उसको खरीदने जाएगा किसी भी प्रॉपर्टी को, तो कम से कम उसमें सर्च करने से उसे पता चलेगा कि हाँ, ये प्रॉपर्टी उस बैंक के फेवर में मॉर्गेज्ड है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सरसई में भी उसकी एंट्री देखनी चाहिए कि सरसई में वो रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं। कोई भी आदमी, एक उसका एक सर्टेन शुल्क है, एक निश्चित राशि है, उस राशि जमा करने के बाद आप उस सरसई से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप खुद ना कर पाएँ तो किसी प्रोफेशनल की मदद लीजिए, उनके द्वारा आप सरसई में चेक करवा लें कि वो प्रॉपर्टी कहीं किसी बैंक के फेवर में मॉर्गेज तो नहीं है। एक और बात आती है पावर ऑफ अटर्नी की। ये पावर ऑफ अटर्नी है, कोई भी व्यक्ति अगर सक्षम नहीं है रजिस्ट्री ऑफिस में जाने के लिए, प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों पे बात वगैरह करने के लिए, तो वो किसी को अपना अटॉर्नी नियुक्त करते हैं। अटॉर्नी को वो अपना पावर देते हैं, नॉमिनेट करते हैं, उनको अपना पावर देते हैं कि उनके बिहाफ में उस प्रॉपर्टी की बात करें, उनसे वो पैसा ले लें और पैसा लेके फिर वो उनको दे दें, प्रिंसिपल को दे दें। लेकिन हम उसमें ये देखते हैं कि आजकल बिहार में खास करके ये प्रॉपर्टी अगर किसी फैमिली मेंबर से अलग किसी दूसरे व्यक्ति को अगर वो राइट दिया जाता है तो उसमें 6% का स्टाम्प ड्यूटी लगता है। दरअसल पहले इसका बहुत दुरुपयोग भी होता था। पावर ऑफ अटर्नी पे लोग बहुत अधिक खरीद बिक्री करते थे। दरअसल उसका जो मेन उद्देश्य है वो डिफीट कर जाता था, उसका रियल पर्पस डिफीट करता था।
इसलिए सरकार ने उसके स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ा दिया ताकि उसका दुरुपयोग नहीं हो सके। तो यहाँ बहुत सारे जो ब्रोकर हैं, जो मिडिल मैन हैं, जो बिचौलिए हैं, जो दोनों के बीच के हैं, जो परचेजर और सेलर दोनों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, एक मिडिल मैन की भूमिका निभाते हैं, वो दरअसल आजकल एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना शुरू कर दिए। 90% केसेज में आप देखेंगे कि एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट वो करा लेते हैं। कुछ पैसा देकर उनसे एक एग्रीमेंट हो गया और उसमें जो भी मन की बातें होती है वो दोनों मिलकर लिखवा लेते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी को किसी को खुद खरीद सकते हैं या किसी को बेच सकते हैं या किसी और को बेचवा सकते हैं, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। उसी कागज़ को आधार बना के अब वो जो परचेजर है, जो खरीदार है, उसको बताते हैं कि भाई ये हमने एग्रीमेंट कर लिया है उनसे, अब इस प्रॉपर्टी को हम बेचेंगे, और यहाँ वो खुद भी एग्रीमेंट करना शुरू कर देते हैं उसी एक अनरजिस्टर्ड पेपर के आधार पे। ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। ऐसे धोखाधड़ी में लोग ना फंसें, क्योंकि कुछ ऐसा उदाहरण भी आया है कि लोग उन पर ये विश्वास करके उसी ब्रोकर से एग्रीमेंट करा लेते हैं, और उस ब्रोकर से एग्रीमेंट कराने के बाद कुछ केसेज में ऐसा हुआ कि जो परचेजर हैं, जिन्होंने अपना अमाउंट उनको दिया, एडवांस अमाउंट दिया, बाद में वो रजिस्ट्री उनकी नहीं हो पाई, और बार बार जिद करने के बाद भी जब वो ज़मीन मालिक से मिलने गए तो ज़मीन मालिक, लैंड ओनर ये बताए कि भाई मैंने तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं इनके साथ किया, वो मेरा हस्ताक्षर है क्या, उस पर मेरा कोई सिग्नेचर नहीं है, उनके साथ हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। दरअसल वो अनरजिस्टर्ड पेपर होता है जिसकी सत्यता की जांच आप नहीं कर सकते हैं, वो पेपर आपके पास होता भी नहीं। वो जस्ट आपको दिखाएगा खरीदने के समय कि हाँ भाई इन्होंने हमसे एग्रीमेंट किया है, उसके हस्ताक्षर की सत्यता आप नहीं पता लगा सकते हैं। वो व्यक्ति कहाँ है, कहाँ पता है, वो जस्ट एक कागज़ पे साइन करा के ले सकते। सत्य भी हो सकता है, लेकिन उससे धोखाधड़ी की संभावना काफ़ी बढ़ गई है और वो गैर कानूनी भी। आप उस व्यक्ति से कदापि एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं और वो एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। इसलिए जब कभी भी कोई एग्रीमेंट करें तो असली जो लैंड ओनर है, असली जो ज़मीन मालिक हैं, उन्हीं के साथ एग्रीमेंट करें, और उनके साथ एग्रीमेंट करके उनको जो राशि दें वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू दें, नकद ना दें। वो आपके पास एक प्रूफ भी होता है, और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी प्रॉपर्टी परचेज वगैरह में आपको वो राशि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देना है। एक अन्य बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज जब होता है तो उसका आरओसी में रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कोई मॉर्गेज हम करते हैं किसी प्रॉपर्टी को तो उसका आरओसी में रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो हम आरओसी में भी चेक कर लें कि वो जो कंपनी की अगर कोई प्रॉपर्टी बिक रही है तो वो कंपनी वो प्रॉपर्टी कहीं मॉर्गेज तो नहीं है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साइट्स पे जाकर आप ये देख लें, नहीं होता है तो किसी प्रोफेशनल की मदद ले लें, लेकिन उसको वेरीफाई कर लेने की ज़रूरत है। इससे यह स्पष्ट होगा कि वो प्रॉपर्टी कहीं मॉर्गेज तो नहीं है, उस प्रॉपर्टी पर कोई चार्जेस तो नहीं है। एक अन्य चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, कोर्ट केसेज अलग अलग प्रदेश में बदलते वक्त के हिसाब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं लोग। अलग अलग प्रदेशों में ई कोर्ट धीरे धीरे डेवलप होता चला जा रहा है, लेकिन आज भी हम बहुत सारे मामलों को नहीं देख पाते हैं, नहीं पता चल पाता है। लेकिन एक कोशिश होनी चाहिए कि इस प्रॉपर्टी पर कहीं कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। खरीदने वाले को या जो कोई भी उस प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो उनको एक बार कोशिश ये करना चाहिए तो इस प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। उनको ये देखना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। एक अन्य बिंदु पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, लैंड एक्विजिशन। अगर कोई प्रॉपर्टी हम कहीं खरीदते हैं तो वो भी देख लेना है कि आसपास कहीं कोई लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट का तो नहीं हो रहा। अगर कोई उस प्रॉपर्टी के बारे में, उस संपत्ति में, उस ज़मीन के बगल में कोई सरकार एक्वायर कर रही है किसी ज़मीन को,
अपने किसी पर्पस वगैरह के लिए हमको तहकीकात के दौरान अगर ये पता चल जाता है तो लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन देके हम ये इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट कर सकते हैं कि भाई इस प्रॉपर्टी को कहीं एक्वायर तो नहीं किया गया। तो इन चीज़ों पे ध्यान देने के बाद हमें ये लगता है कि हम एक अच्छा प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी जब हम खरीदें तो बाउंड्री ज़रूर देख लें। प्रॉपर्टी का जो डिस्क्रिप्शन होता है उस प्रॉपर्टी में, उस डीड में, वो ज़रूर देख लें कि वो बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। क्योंकि बाद में मालूम होता है कि जिस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ है उस प्रॉपर्टी वो तो उनकी है ही नहीं। वो बेच दिए, हमको दिखा दिए ज़मीन वही है, लेकिन उसमें जो खाता खेसरा या कुछ और भी इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है बाउंड्री, वो उनका नहीं, उनके बगल वाले प्लॉट का है। तो इससे भी काफ़ी परेशानी होती है, टाइटल का प्रॉब्लम हो जाता है। हम उस ज़मीन को ख़रीद लेते हैं, रजिस्टर्ड डीड तो हमारे पास होता है, रजिस्ट्री हो जाती है, लेकिन वो टाइटल हमारे पास नहीं आ पाता है। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ रजिस्टर्ड डीड हो जाने से टाइटल हमारे पास नहीं आ जाता है, सिर्फ म्यूटेशन हो जाने से टाइटल हमारे पास नहीं हो जाता है। उसको टोटलिटी में देखना होता है, उसको संपूर्णता में देखना होता है कि वो संपत्ति उनकी है, उसका चेन ऑफ टाइटल बिल्कुल क्लियर है, तभी हम ये समझेंगे कि वो प्रॉपर्टी उनकी है। तो हम एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और प्रॉपर्टी खरीदने में जब हम खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी को तो उसका वैलिड पोजीशन ज़रूर देख लें। कि बहुत बार होता है कि प्रॉपर्टी तो हमने खरीद ली लेकिन कब्जा नहीं मिल पाया उस पर। हम वहाँ जाकर देख रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी बाउंडेड है, उस पर बाउंड्री की हुई है, अगले ने जाके दिखा दिया हाँ कि ये हमारी ही संपत्ति है, आप देख लीजिए हम लोगों ने बाउंड्री कराया हुआ। आपको बाउंड्री कराने की ज़रूरत नहीं है। अगला बहुत खुश हो जाता है कि चलिए भाई, परचेजर बहुत खुश हो जाता है कि चलिए भाई अब इस संपत्ति को खरीदेंगे तो एक अच्छी प्रॉपर्टी है, बाउंड्री किया हुआ है। खरीदने के बाद जब हम वहाँ पे जाते हैं कुछ दिन के बाद तो मालूम होता है कि दूसरे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि ये तो हमारी संपत्ति है, कैसे आपने खरीद ली। तो उसका पोजीशन थोड़ा अच्छे से देख लेने की ज़रूरत है। उस व्यक्ति का वास्तव में उस पर कब्जा है और वही उसका असली मालिक भी है, उसका कब्जा भी है, तभी जाके उस प्रॉपर्टी को खरीदें। बैंक में जब आप जाते हैं कभी किसी लोन लेने के लिए या आप किसी प्रॉपर्टी को ऐसे भी खरीदते हैं तो आप उसका 30 साल का ज़रूर देख लें कि अगर वो 30 साल का उसका टाइटल बिल्कुल क्लियर है तो एक अच्छी प्रॉपर्टी वो मानी जाती है, तब उसमें आप खरीद सकते हैं उसको। 12 साल भी अगर बहुत ही क्लियर टाइटल है 12 साल में और उसका पोजीशन बिल्कुल दिख रहा है, कोई मकान आप खरीद रहे हैं, किसी व्यक्ति के पास है, 12 साल से है, या उसके पहले का भी व्यक्ति है, उसका टाइटल था, उसके बाद इनके पास आ गया, तो उस प्रॉपर्टी को आराम से आप खरीद सकते हैं। और हम जब बिहार में एक परेशानी ये आती है कि जब आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं, वहाँ से जो जुड़ी हुई बातें हैं उनको आप पता लगाने की कोशिश करते हैं। अभी बिहार सरकार अपने वेबसाइट पर ऑलमोस्ट बहुत सारे डेट्स जो रजिस्ट्री होते थे अपलोड हो गए थे, लेकिन किसी कारण से पिछले 1-2 महीने से देखा ये जा रहा है कि टोटल डेट्स जो इन लोगों ने अपलोड किया था, अब कोई डेट नहीं दिखता वहाँ। अब ये आईटी के ज़माने में जब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सारा सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, वही सरकार कभी उस डॉक्यूमेंट को, उस टाइटल डीड्स को अपलोड कर लेती है, वो विजिबल सबको हो जाता है। उसके बावजूद वो प्रॉपर्टी फिर से उस साइट्स पे नहीं दिखता है। ये कैसी बात है, ये समझ में नहीं आता। बिहार से अलग हुए राज्य जो झारखंड है, वहाँ आप देखेंगे कि जो भी रजिस्टर्ड डीड है, आप ऑनलाइन वो पेमेंट करके आप उस डीड का सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। बहुत आसान हो गया है किसी भी एडवोकेट्स के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए जो उस प्रॉपर्टी से संबंधित डीड्स को देखना चाहता है, उसके ट्रांजैक्शंस को देखना चाहता है कि कहीं ये प्रॉपर्टी बिक तो नहीं गई। अपने प्रदेश में भी इस तरह के प्रयास को बढ़ावा देने की ज़रूरत है ताकि भूमि विवाद के मामले कम हों, घटें और लोग धोखाधड़ी के शिकार नहीं हों। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर करें, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। आपके मन में
कोई बातें हों इस टॉपिक से संबंधित तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर कोई प्रश्न छोटा होगा तो कमेंट में ही मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर बहुत सारे लोगों का कोई प्रश्न होगा संपत्ति से संबंधित, टाइटल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, अच्छी संपत्ति खरीदने में कौन कौन सी परेशानी आ रही है, किसी व्यक्तिगत परेशानी की बातें होंगी, तो अलग से एक वीडियो बना के हम लोग उसको फिर अपलोड करेंगे। धन्यवाद।